हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। रेलवे को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिफरेंट टॉपिक्स को, जो हमारे बहुत सारी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो डिफरेंट टॉपिक्स, हर सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कॉन्टूर से। तो अगर कॉन्टूर की बात की जाए तो कॉन्टूर है क्या? कॉन्टूर क्या है? जो सेम एलिवेशन के पॉइंट होते हैं, जो सेम एलिवेशन के पॉइंट है, जो सेम एलिवेशन के पॉइंट है, उनको ज्वाइन करने वाली एक इमेजिनरी लाइन। रियल में वास्तविकता से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। इमेजिनरी लाइन को ही हम कॉन्टूर कहते हैं, तो उसे कॉन्टूर कहा जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट ये एग्जाम में पूछा जाता है। सपोज जैसे कि हमने यहाँ पर एक लाइन थी, ये बनाई कॉन्टूर, फिर एक ये पॉइंट बनाया कॉन्टूर का, ये कॉन्टूर का पॉइंट बनाया, तो जो ये डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्टेंस। और जो इनका जो हमारा ऐसे ऊपर से हम जब देखेंगे, जब ऊपर से देखेंगे तो ये क्या होता है हमारा हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। तो एक तो ये पॉइंट पूछा जाता है कि जो हम पर्टिकुलर एक कॉन्टूर को अगर स्टडी कर रहे हैं तो क्या उसका जो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, वो वेरी करता है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि जो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस जो होती है हमारे कॉन्टूर्स की, वो कांस्टेंट होती है। वहीं पे लेकिन हम हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की बात करें तो ये कांस्टेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। डिपेंड करता है हमारे पर्टिकुलर कि किस हम ग्राउंड सरफेस पे डिपेंड करता है कि किस ग्राउंड के लिए हम बना रहे हैं, तो किस ग्राउंड सरफेस पे डिपेंड करता है। इस वजह से ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, हमारी जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, ये हमारी कांस्टेंट होती है पर्टिकुलर इक्विवेलेंट के लिए, पर्टिकुलर कॉन्टूर के लिए। लेकिन हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट हमारा कांस्टेंट नहीं होते। एक तो ये पॉइंट पूछा जाता है। दूसरा ये पूछा जाता है, ये तो आप लोगों को पता ही है कि अगर हमारे पॉइंट इनवर्ड इंक्रीज कर रहे हो तो वो हिल को शो करता है, जो डिक्रीज कर रहे हो तो वो वैली को शो करता है या डिप्रेशन को शो करता है। वैसे कॉन्टूर की लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, लेकिन वर्टिकल क्लिफ के लिए, ओवर हैंगिंग क्लिफ के लिए आपको क्रॉस करने को मिलेगा। तो ऑलवेज वर्ड जहां लिखा होगा कि वर्टिकल लाइन नेवर क्रॉस, ऑलवेज अगर वर्ड लिखा पे उसको ध्यान से पढ़िएगा कि अगर ऑलवेज लिखा है तो हमें वहां पे उसको ट्रू नहीं करना है, क्योंकि एक चांस है जहां पर एक कंडीशन ऐसी आती है जहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। और कंटूर में अगर हम बात करें तो कंटूर में एक और पॉइंट पूछा जाता है कि कंटूर का जो इंटरवल है, जो कंटूर इंटरवल है, जो हम कंटूर इंटरवल की बात करते हैं, वो किस किस चीजों पर डिपेंड करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात हमारे से पूछते हैं कि कंटूर का इंटरवल किस किस बातों पर डिपेंड करता है। तो स्केल के इनवर्सली होता है। स्केल क्या है? स्केल हमारे दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो गया हमारा लार्ज स्केल और एक हो गया हमारा स्मॉल स्केल। तो स्मॉल स्केल का मतलब क्या है कि जैसे स्मॉल स्केल, जैसे दो हमने लिया स्केल को इस तरीके से शुरू करते हैं, एक हो गया 50,000 और एक हो गया मेरा 500। तो आप बताइए इसमें से लार्ज स्केल कौन सा है? लार्ज स्केल कौन सा होगा? जो ये वाला है, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू कम, तो जो स्केल आएगा वो मेरा ज्यादा निकल के आएगा इन कंपेयर टू। अगर इसकी बात करें तो ये मेरा जो डिनोमिनेटर है बहुत ज्यादा है, तो स्केल क्या हो गया मेरा छोटा। और स्केल छोटा कब होता है? जब स्मॉल स्केल की बात करते हैं, कब होता है? जब हम सपोज कि पूरे मैप को, जैसे इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप को अगर हम डिजाइन कर रहे हैं तो वो क्या हो गया हमारा स्मॉल स्केल पे हमने बनाया है। वहीं पर अगर हम लार्ज स्केल की बात करते हैं तो सेक्टर 17 की जो हमारी कोठी बनेगी, तो जो कोठी का प्लान बनाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्लान बनाएंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा प्लान बनाएंगे, वो हमारा लार्ज स्केल पे बनेगा। तो अब कंटूर इंटरवल हमारा किस पे डिपेंड करता है? एक तो स्केल पे, वो भी इनवर्सली। एक तो पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। कंटूर इंटरवल के एक और पॉइंट की बात करें तो वो बेसिकली इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने फंड्स हैं, कितने टाइम है। तो अगर हम बात करते हैं तो अगर हमारे पास बतेरा टाइम है, बहुत टाइम है, तो हम पे बहुत टाइम है, तो हम जाएंगे फील्ड पर और मस्त अपना करेंगे एकदम। तो हम बहुत सारे इंटरवल्स लेंगे। जब कंट्रोल इंटरवल्स बहुत सारे लोग हैं तो टाइम ज्यादा चाहिए, तो टाइम पे डायरेक्टली अगर ज्यादा टाइम है तो बड़े बड़े मतलब हम कंट्रोल इंटरवल इंक्रीज कर सकते हैं। कंट्रोल इंटरवल फंड्स पे भी डिपेंड करता है। अगर बतेरा पैसा है तो भी हम कंट्रोल इंटरवल की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है। लेकिन वहीं पे अगर हम इनकी बात करते हैं तो जो हमारा कंटूर इंटरवल है, अगर हम प्लेन एरिया की बात करते हैं, प्लेन एरिया की बात करते हैं, तो अब आपको पता है कि प्लेन एरिया में सरफेस हमारा कुछ इस तरीके से होगा। अगर मैंने जो कंटूर इंटरवल है वो बड़े ले लिए, एक यहाँ पे हुआ एक यहाँ पे हुआ, तो मतलब मेरी बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी, क्योंकि हमारा प्लेन सरफेस है तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी। तो हमें कंटूर इंटरवल कैसे लेने पड़ेंगे? पास पास में लेने पड़ेंगे। वहीं पर अगर हम हिली एरिया की बात करते हैं, हिली एरिया की बात करते हैं, तो हिली एरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा? हिली एरिया में क्या है कि आप उसको जो थोड़े से दूर भी ले सकते हो, क्योंकि हिली एरिया में क्या है, हमारा एक ग्राउंड सरफेस प्लेन नहीं है। हिली एरिया में हमारा चेंज होता रहता है, डेल्यूशन जो हमारा ग्राउंड सरफेस है वो चेंज हो रहा है। तो आप वहां पर पास भी वहां पे आप अगर थोड़ा दूर भी लोगे तो भी आपका मिस नहीं होगा, क्योंकि हमें ये पता करना है कि वो हिल में जा रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, डिफरेंट चीजें आपको देखनी है। तो प्लेन में क्या है, हमें पास में कंट्रोल इंटरवल लेने पड़ेगी। वहीं पे हिली एरिया की बात करते हैं तो आप थोड़ा दूर भी कंट्रोल इंटरवल ले सकते हैं। प्लेन एरिया में हमें पास में इंटरवल लेने पड़ेंगे, पास में इंटरवल लेने पड़ेंगे, और हिली एरियाज में आप दूर भी इंटरवल ले सकते हैं, क्योंकि वहां यहाँ पे जो सरफेस है वो हमारा बहुत ही प्लेन एरिया में क्या देखने को मिलेगा आपको? यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सरफेस पे अगर हमने थोड़ा सा भी मिस किया तो हमें पॉइंट मिस हो जाएंगे यहाँ पर। बेसिकली अगर हम बात करें पर्पस पे भी डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के लिए मैप बना रहे हैं। अगर हम रेलवे और हाईवेज को कंसीडर करके अगर हम मैप बना रहे हैं, अगर रेलवे और हाईवेज को कंसीडर करके बना रहे हैं, तो जो हमारी कॉन्टूर इंटरवल की वैल्यू है वो 2 के अप्रोक्सीमेट देखने को मिलती है। कॉन्टूर इंटरवल की वैल्यू 2 के अप्रोक्सीमेट देखने
को मिलती है जब आप रेलवेज के लिए या फिर हाईवेज को कंसीडर करके बना रहे हैं। लेकिन अगर आप अर्दन डैम की बात करें या फिर आप नॉर्मल अर्थवर्क की बात करें तो वो तब आप जो बनाते हैं वो 0.5 लेके चलते हैं, तो वहां पर हमारा जो कंटूर इंटरवल होता है वो 0.5 से वेराई करता है। लेकिन अगर हम रेलवेज और हाईवे की बात करते हैं वहां पे हमारे कंटूर इंटरवल की वैल्यू 2 देखने को मिलती है। वहीं पे अब एक और पॉइंट पूछा जाता है, जैसे कि अगर हम बात करें जब हम हिल पॉइंट्स को जैसे ये हिल पॉइंट्स है, बहुत सारे हिल होंगे, हम पहाड़ों पे जाएंगे तो हिल पॉइंट्स के जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, जब टॉप मोस्ट पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो हमारा रिज लाइन होती है। वहीं पे हम डिप्रेशन की बात करें, अगर डिप्रेशन को ज्वाइन करते हैं, जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, डिप्रेशन पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो हमारी बनती है वैली लाइन। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन, तो अगर हम बात करें पहली बात तो रिज लाइन को जब हम कॉन्टूर में दिखाएंगे तो हमारा यू शेप का कॉन्टूर बनेगा। तो पूछा जाएगा कि रिज लाइन, जब हम रिज लाइन को शो कर रहे हैं तो कौन सा शेप का हमारा कॉन्टूर बनेगा, वो हमारा यू शेप, जिसमें आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा यू शेप का कॉन्टूर बनेगा। जब यू शेप का कॉन्टूर बनेगा तो पूछी जाती है वैल्यू, ये जो होता है जैसे सी बना तो ये इनसाइड वाला जो चीज है वो होता है कॉनकेव, केव की शेप में आ रहा है, केव की शेप में आ रहा है तो आपको याद रखना ये क्या होगा हमारा कॉनकेव। तो ये मेरा सरफेस होता है कॉनकेव, अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा मेरा कॉन्वेक्स। तो अब यहाँ पे पूछा जाता है कि तो कॉनकेव में आप देखोगे तो रिज है, अब आप खुद देखो ये हिल है, हिल में यहाँ पे टॉप की वैल्यू हमारी ग्रेटर होगी, फिर यहाँ पे नीचे कम आएगी, तो यहाँ पर हमारा टॉप में 100 मान लो, फिर हमारा 90 मान लो, फिर हमारा 80 मान लो, तो आप देख रहे हो कि कॉनकेव के साइड हमारी हायर वैल्यू होगी, कॉनकेव के साइड आपकी हायर वैल्यू होगी। यू शेप का हम कॉन्टूर बनाते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, ये किसके लिए हो गया हमारा रिज लाइन के लिए। वहीं पर अगर हम वैली की बात करते हैं तो वैली की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से वी शेप में हम दिखाएंगे, वी शेप में दिखाएंगे, वी शेप में दिखाएंगे। अब आपको ये देखना है कि ये कॉनकेव साइड हो गया, ये हमारा कौन सा था कॉनकेव साइड, और कौन सा हो गया हमारा कॉन्वेक्स साइड हो गया। तो यहाँ पर अब हमारी जो वैल्यू है आप देखो इनसाइड हम लिख रहे हैं तो सपोज यहाँ पर हमारा 90 लिखा, फिर मैंने 80 लिखा, फिर मैंने 70 लिखा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा खिचपिच हो रहा था, तो अब हमने फिर से देख लेते हैं एक बार। तो अगर हम बात करें जैसे ये माउंटेन है तो अब हमने रिज लाइन के लिए बनाया, रिज लाइन के लिए बनाया, तो रिज लाइन के लिए पहले तो यू शेप बनेगा, यू शेप बनेगा और हमने ये पॉइंट देखा। तो अब ये जो अंदर का पॉइंट है ये मेरा क्या है बैंड है, बैंड भी कह सकते हैं, और इसे क्या कहेंगे हम कॉनकेव। तो कॉनकेव के साइड आपको हायर वैल्यू देखने को मिलती है, 100 हो गया, फिर ये 90 हो गया, फिर 80 हो गया। मतलब हम वैली के लिए बनाएंगे, अगर वैली के लिए बनाएंगे जो कि हमारा डिप्रेशन को शो कर रहा है तो आप पहली बार तो वी शेप में बनाएंगे, तो हमारा वैली के लिए क्या बनता है वी शेप में बनेंगे। अब आप ये देखो बैंड इस साइड है, अंदर इस साइड है। अब यहाँ पे मैंने 100 लिखा, फिर 90 लिखा, फिर 80 लिखा, तो अब आपको क्या पता चल रहा है कि इस वाले में जब हम कॉनकेव या फिर रिज लाइन के लिए बात करें, जब हम रिज लाइन के लिए बात कर रहे हैं तब हमारा जो हायर वैल्यू है वो इनसाइड द बेंड है, इनसाइड द कर्व है। वहीं पर अगर हम वैली लाइन की बात करते हैं तो वो आउटसाइड द बेंड है या फिर आउटसाइड द कर्व है। तो आपको ये याद रखना है जब हम यू लाइन की बात करते हैं, रिज लाइन की बात करते हैं तो कॉनकेव साइड पर हाई वैल्यू मिलेगी। वहीं पर अगर हम वैली लाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी कॉन्वेक्स हो गया, तो हमें बेंड के आउटसाइड या फिर कॉन्वेक्स साइड पर हाई वैल्यू मिलेगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ये है हमारा कि अगर हमारा जो मटेरियल होगा उस पर अगर टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो किस तरीके का फेलियर देखने को मिलेगा। अगर हमारा ब्रिटल मटेरियल है तो किस तरीके का मिलेगा हमारा फेलियर, और अगर ब्रिटल डक्टाइल मटेरियल है तो कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले ब्रिटल की बात करते हैं। अगर ब्रिटल की बात की जाए तो ब्रिटल क्या है, ब्रिटल की बात करें और एक तरफ हम करेंगे डक्टाइल की बात। अगर डक्टाइल की बात करें तो डक्टाइल में बेसिकली क्या है, ये बॉन्डिंग शो करता है, मतलब इसमें प्लास्टिक एरिया ज्यादा प्लास्टिक रीजन देखने को मिलेगा। तो डक्टिलिटी है मतलब क्या है कि बॉन्डिंग शो करेगा ब्रेक होने से पहले। लेकिन वहीं पे ब्रिटल क्या है, ये बॉन्डिंग शो नहीं करता। जैसे ये चौक भी हमारी ब्रिटल मटेरियल है कि बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, अगर गिरेगी तो टूट जाएगा। लेकिन स्टील हमारा डक्टाइल मटेरियल है, बॉन्डिंग शो करता है ब्रेक होने से पहले। तो अगर हम डक्टाइल की बात करें सबसे पहले हम टेंसाइल फोर्स की बात करते हैं। अगर डक्टाइल मटेरियल लिया और उस पर हमने फोर्स लगाया, अगर इस पर हमने टेंसाइल फोर्स लगाया तो हमें क्या देखने को मिलेगा, टेंसाइल फोर्स की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें मिलेगा कप कोन फेलियर। कैसा फेलियर देखने को मिलता है, कप कोन फेलियर एट 45 डिग्री। 45 डिग्री जो हमारा डक्टाइल मटेरियल होता है वो शियर में हमारा सबसे वीक होता है, शियर में वीक होता है। तो अब हमें किस तरीके का देखने को मिलेगा, सपोज ये हमारा है तो हमारा कप निकल गया, अगर कप निकल गया तो ये बेसिकली आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि ये पूरा पार्ट एक तरफ रह जाएगा, एक तरफ रह जाएगा, और ये कप कोन फेलियर आपको देखने को मिलेगा। कप कोन फेलियर देखने को मिलेगा हमारा डक्टाइल मटेरियल में। अगर वहीं पे ब्रिटल मटेरियल की बात करते हैं तो ब्रिटल मटेरियल में अगर हमने टेंसाइल फोर्स लगाया ब्रिटल मटेरियल में, तो लॉन्गिट्यूडनल फोर्स मतलब हमारा ये खिंच जाएगा। टेंसाइल में सबसे वीक होता है हमारा ब्रिटल मटेरियल, तो टी लगाया हमने 20 से ही हमारा ये टूट जाएगा। 90 डिग्री पे लॉन्गिट्यूडनल हमको देखने को मिलेगा, 20 से ही टूट जाएगा हमारा। अगर इसकी बात करते हैं यहाँ पे कप कोन फेलियर देखने को मिलता है 45 डिग्री पे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। वहीं पर अगर डक्टाइल मटेरियल में हमने कंप्रेसिव फोर्स लगाया, अब हमने कौन सा फोर्स लगाया यहाँ पर, कंप्रेसिव फोर्स लगाया, तो हमें बल्जिंग देखने को मिलेगी। सपोज ये हमारा मटेरियल है, इस पे हमने कंप्रेसिव फोर्स लगाया, कंप्रेसिव फोर्स लगाया तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके से ये बल्ज हो जाएगा, बल्जिंग देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर हमने कंप्रेसिव फोर्स लगाया, ब्रिटल मटेरियल में कंप्रेसिव फोर्स लगाया तो ये 45 डिग्री पर ब्रेक कर जाएगा।
45 डिग्री पर हमारा इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। तो 45 डिग्री पे अगर हमने इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाया तो 45 डिग्री पे ये ब्रेक हो जाता है। तो आपको ये डायग्राम याद रखने है, पूछा जाता है कि अगर हमारा टेंसाइल फोर्स है तो किस तरीके का फेलियर देखने को मिल रहा है और किस मटेरियल पे। सबको याद रखना कि डक्टाइल है, टेंसाइल लग रहा है तो कौन सी कंडीशन है, ब्रिटल है और कंप्रेसिव लग रहा है तो कौन सी कंडीशन है। अब एक बार स्टेयर्स को देख लेते हैं, स्टेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेयर्स को देख लेते हैं एक बार। अगर हम स्टेयर्स की बात करें तो यहाँ पर मैं स्टेयर बनाने की कोशिश करती हूँ, पर पता नहीं कितना अच्छा बनेगा, ड्राइंग देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ से हमें जाना और ये हमारी लैंडिंग है, तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा लैंडिंग, क्योंकि मुझे यहाँ पर लैंड करना है। तो हमारी अब जो ये हम स्टेप्स चल के जाते हैं, स्टेप्स चल के जाते हैं बेसिकली, तो ये जो है हमारा, यहाँ पर आपने देखा होगा कि इस तरीके से बना रहता है। यहाँ पर एक हैंड रेलिंग रहेगी, यहाँ पर क्या रहेगी, एक हैंड रेलिंग रहती है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा हैंड रेलिंग, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आप सबको पता होगा, हैंड रेलिंग इसे बोलते हैं हम, हैंड रेलिंग। और यहाँ से नीचे से आप ऊपर गए तो ये क्या है, एक फ्लाइट हो गई आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो कुछ इस तरीके की हमारी बीम होगी यहाँ पर, जिसको हम सॉफिट बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये सॉफिट होगा। तो ये हो गया लैंडिंग, ये हो गया सॉफिट। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है हमारा, राइज, ये क्या है हमारा, राइज है, राइज। और इसकी अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें तो ये क्या है हमारा, थ्रेड, थ्रेड है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो ये हमारा जो हमारा स्टेप्स की हाइट, दो स्टेप्स के बीच में, दो हॉरिजॉन्टल थ्रेड के बीच की जो हाइट होती है उसको बोलते हैं राइज, और जो दो राइज के बीच में हॉरिजॉन्टल है उसको बोलते हैं थ्रेड। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले एक हमारी रेलिंग में ये वर्टिकल जो सपोर्ट लगा रहता है उसको हम बोलते हैं न्यूएल पोस्ट। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको बोलते हैं, जो सबसे आगे लगा होता है वो बोलते हैं न्यूएल पोस्ट। इसके बीच में जितने लगे रहेंगे, इसके बीच में जितने लगे रहेंगे इसको बोलते हैं बैलिस्टर, इसको बोलते हैं बैलिस्टर। तो बीच में जितने लगे हैं उसे बोलेंगे बैलिस्टर, जो सबसे स्टार्टिंग में उसको बोलेंगे न्यूएल पोस्ट। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर थोड़ा इस तरीके से कर्व रहता है, ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे करके बना दिया, थोड़ा सा हम ऐसे कर्व देते हैं, जैसे हमारे नोज पे ये कर्व होती है उसी तरीके से ये कर्व होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, नोजिंग, इसको बोलते हैं नोजिंग। अगर आप इसको जूम करके देखो तो ये हमारा हो गया थ्रेड, और यहाँ पे थोड़ा सा कर्व हो गया, और उसके बाद हमने ऐसे दिया है। तो ये जो हमारा कर्व है, हमने इसको जो इस तरीके से पढ़ा देने की कोशिश की, तो ये हो जाता है नोजिंग। और जो इसके अंदर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्कॉटिया, इसको बोलते हैं स्कॉटिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये हो गया नोजिंग, ये हो जाता है हमारा राइज, ये होते हैं बलूस्टर्स। और ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं बलुस्ट्रेट, इसको बोला जाता है बलुस्ट्रेट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे स्टेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमने यहाँ से चले और ऊपर तक पहुंच गए, तो उसको क्या बोलते हैं, एक फ्लाइट बोलते हैं। आपने फ्लाइट ली, अब जहाँ पे लैंड करते हैं उसे बोलेंगे लैंडिंग। जिस पे चढ़ के जा रहे हैं वो बेसिकली हमारा क्या है, राइज थ्रेड, राइज थ्रेड। जो उसकी घुमाव है, जो उसमें हमारा कर्व हमने प्रोवाइड किया उसको बोलते हैं हम नोजिंग। और उसके इनसाइड का जो पार्ट है उसको बोलेंगे स्कॉटिया। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, यहाँ पे जो प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा बीम को सपोर्ट कर रहा है, बेसिकली इसको जो सपोर्ट करता है वो है हमारा सॉफिट। बीच में रेलिंग में जितने भी वर्टिकल्स है उसको बोला जाता है बलुस्टर, जो सबसे स्टार्टिंग में है उसको बोला जाता है न्यूएल पोस्ट, और जो बीच के डिस्टेंस है उसको बोला जाता है बलुस्ट्रेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में इनसे डेफिनेशन आ जाती है हमारे स्टेयर्स के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ है, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, बट हाँ मैंने कोशिश की है। वहीं पे एक और इंपॉर्टेंट डाटा की अगर बात की जाए, इंपॉर्टेंट डाटा की बात की जाए, तो एक हमारा रेसिडेंशियल हो गया, रेसिडेंशियल हो गया, और एक हो जाता है हमारा पब्लिक बिल्डिंग। तो एक हो गया हमारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग और एक हो गया हमारा पब्लिक बिल्डिंग। इसमें हमारा राइज और थ्रेड के बारे में पूछा जाता है। अगर राइज की बात करें तो पब्लिक बिल्डिंग के कंपेयर में हम रेसिडेंशियल में ज्यादा राइज प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा राइज प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। अगर इसकी बात करें तो राइज हमारा कितना देखने को मिलता है, 150 mm से लेके, आप इसको सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, 150 mm से लेके 180 mm के बीच में आपको रेसिडेंशियल बिल्डिंग में देखने को मिलेगा। थ्रेड की बात की जाए, अगर थ्रेड की बात की जाए तो यहाँ पर हमारा 200 से लेकर 250 mm के बीच में देखने को मिलता है, 200 से लेकर 250 mm के बीच में डाटा देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम पब्लिक बिल्डिंग की बात करें तो पब्लिक बिल्डिंग में राइज कितना प्रोवाइड करता है, राइज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है हमारा 120 से लेके 150 mm के बीच में देखने को मिलता है, 150 mm के बीच में देखने को मिलता है। थ्रेड की बात की जाए तो ये हमारा थ्रेड, हमारा आपको याद रखना है, रेसिडेंशियल में थ्रेड कम देते हैं और राइज ज्यादा देते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं पब्लिक बिल्डिंग में, तो हमने राइज कम दिया है, राइज कम दिया है और थ्रेड ज्यादा देते हैं, थ्रेड ज्यादा देते हैं। और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 200 से लेके 300 के बीच में हमारी वैल्यू वेराई करती है, और ये हमारा mm में है। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये कुछ स्टेयर्स से डाटा है जो डायरेक्टली पूछा जाता है। वहीं पे एक और इंपॉर्टेंट डाटा है जो डिस्कस कर लेते हैं, रेन गेजेस के बारे में पूछा जाता है। रेन गेजेस के बारे में बात करते हैं, दो तरीके के रेन गेजेस है। सबसे पहली बात, एक रिकॉर्डिंग और एक नॉन रिकॉर्डिंग। एग्जाम्पल में आपको बताना है कि नॉन रिकॉर्डिंग जो हमारा रेन गेज है वो कौन सा है, तो एग्जाम्पल में आप कॉमेंट सेक्शन में बताइए। फिर अगर हम रेन गेजेस की बात करें तो इसमें रिकॉर्डिंग वाली है, मतलब वो टाइम के साथ हमारा डाटा जो रिकॉर्ड करती है। एक हो गया हमारा टिपिंग रेन गेज, एक हमारा फ्लोट रेन गेज जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अगर टिपिंग की बात करें, टिपिंग बकेट रेन गेज की बात करें तो वो हमारा रिमोट एरियाज में ज्यादा यूज किया जाता है। एक और होता है हमारा वेइंग बकेट रेन गेज। तो ये तो हमारे रिकॉर्डिंग हो गया। नॉन रिकॉर्डिंग आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब नंबर ऑफ रेन गेजेस की बात करें तो अगर हिली एरियाज की बात की जाती है, हिली एरियाज की बात की जाती है तो 1 in 130
किलोमीटर स्क्वायर, तो अगर हमारे हिली एरियाज की बात की जाए तो अगर 1 इन 130 किलोमीटर स्क्वायर है तो नंबर ऑफ रेनगेजेस यूज होंगे 1। वहीं पर अगर हमारा एलिवेशन 1000 मीटर तक है, अगर एलिवेशन हमारा 1000 मीटर तक है तो हमारा 260 से लेके 390 किलोमीटर के बीच में अगर हमारी वैल्यू है तो हम वहाँ पर 1 रेन गेज यूज करेंगे। तो 260 किलोमीटर स्क्वायर टू लेके 390 किलोमीटर स्क्वायर के बीच में हम 1 यूज करेंगे। लेकिन अगर वहीं पे प्लेन एरिया की बात की जाती है, प्लेन एरिया की बात की जाए तो 1 इन 520 किलोमीटर स्क्वायर, तो 1 इन 520 किलोमीटर स्क्वायर हमारा प्लेन एरिया में यूज किया जाता है। तो ये रेनगेजेस का डाटा डायरेक्टली पूछा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारे कुछ टर्म है जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, सेंसिटिविटी और प्रोपोर्शनैलिटी, ये हमारे इरिगेशन का इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी है क्या, फ्लेक्सिबिलिटी हम शो करते हैं बेसिकली। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो डी क्यू अपॉन क्यू, और फिर हमारे यहाँ पर हो जाएगा डी क्यू दूसरे से शो करते हैं अपॉन क्यू। तो अगर इसकी बात करें तो बेसिकली है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन आउटलेट। अगर आउटलेट और डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल है, इन दोनों के रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज के ही रेशियो को हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, आपको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन आउटलेट, तो आउटलेट के रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज, और जो नीचे आ जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा, मेरा डिस्ट्रीब्यूटरी के चैनल का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज, तो डिस्ट्रीब्यूटरी और आउटलेट के जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज है उनके रेशियो को हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म एक और है, वो है हमारा सेंसिटिविटी। अगर सेंसिटिविटी की बात करें तो इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है फ्लेक्सिबिलिटी और इसके कंपेयर में। अगर इसकी बात करें तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ, न्यूमरेटर बिल्कुल सेम रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी की देगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन आउटलेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन आउटलेट। लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, इनका नीचे क्या हो जाएगा हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस लेवल, वाटर सरफेस लेवल इन डिस्ट्रीब्यूटरी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर सरफेस लेवल इन डिस्ट्रीब्यूटरी, वाटर सरफेस लेवल में जब चेंज देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या देखने को मिला था, डी क्यू अपॉन क्यू, और फिर अब हाइट चेंज हो रही है तो डी एच अपॉन एच। डिफरेंस समझ में आया। नीचे डिनोमिनेटर में भी चेंज ऑफ डिस्चार्ज था डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल में, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म समझना है, यहाँ पे वाटर सरफेस लेवल में चेंज देखने को मिल रहा है डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल में। तो रेट ऑफ चेंज इन वाटर सरफेस लेवल, वाटर सरफेस इन डिस्ट्रीब्यूटरी, आप समझ रहे होंगे डिस्ट्रीब्यूटरी, ये डिफरेंस है। अब बेसिकली इसी में एक जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी वाली कंडीशन थी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हमने 1 के इक्वल कर दिया, अगर 1 के इक्वल कर दिया तो ये मेरा बन जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी। मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन वाटर आउटलेट, जो आउटलेट है उसमें हमारा, और जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल है, दोनों इक्वल हो जाए। कब हो जाएंगे, जब मेरी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसी स्पेशल केस को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। तो प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ आउटलेट इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल है और आउटलेट है, इन दोनों का ही जब रेशियो इक्वल हो जाए, तो इन दोनों का रेशियो मेरा इक्वल हो जाएगा, तो ये मेरा बन जाएगा बेसिकली, अगर इसकी बात करें तो ये मेरा बन जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी। अब इसी में एक और चीज पूछी जाती है डिस्ट्रीब्यूटरी, अगर इसकी एक और चीज पूछी जाए तो हमारा जो प्रोपोर्शनैलिटी है ये इक्वल टू 1 होगा तो दोनों इक्वल हो गए। हो सकता है ग्रेटर देन 1 हो जाए तो हो जाएगा हाइपर प्रोपोर्शनल, और अगर हमारा लेस देन 1 होगा तो हो जाएगा हमारा सब प्रोपोर्शनल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है फ्लेक्सिबिलिटी, सेंसिटिविटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी, जिसके डेफिनेशन में थोड़ा सा माइन्यूट चेंज है और वो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे, कैरी ओवर मूवमेंट क्या होता है, कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है, स्टिफनेस क्या होती है। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला केस होता है हमारे पास कि फार एंड हमारा फिक्स है। आपको क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा कि क्या रहे हैं। अगर वो बोल रहा है फार एंड फिक्स है, मतलब क्या कि अगर यहाँ पर हमारा इस तरीके से फिक्स लगा होगा, यहाँ पर हमारा बना है ये, तो अगर फार एंड फिक्स है तो मेरा कैरी ओवर मूवमेंट क्या होगा। अगर मैंने इस डायरेक्शन में मूवमेंट दिया है तो इसी डायरेक्शन में मेरा हाफ मूवमेंट लगता है, m/2 मूवमेंट लगता है। तो बेसिकली कैरी ओवर मूवमेंट कितना आएगा मेरा, इसका हाफ ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन किस डायरेक्शन में ट्रांसफर हुआ, ये मेरा क्लॉकवाइज है तो ये भी मेरा क्लॉकवाइज ही रहेगा। तो हमारा उसी डायरेक्शन में हाफ ट्रांसफर हो जाता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं फार एंड सिंपली सपोर्टेड है, फार एंड क्या बोल रहे हैं, फार एंड मेरा सिंपली सपोर्टेड है, तो मैं मूवमेंट दूंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 0 होता है। क्या होता है बेसिकली, इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने फार एंड पे कोई भी मूवमेंट दिया तो उसकी वजह से कितना स्लोप देखने को मिल रहा है मुझे दूसरे एंड पे, इसी के बारे में बात होती है। अब अगर हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट है हमारा कि फार एंड मेरा कैंटिलीवर है। अगर फार एंड कैंटिलीवर है तो हमें क्या देखने को मिलेगी, वैल्यू फार एंड मेरा कैंटिलीवर है। अगर कैंटिलीवर है तो क्या देखने को मिलेगी, फार एंड कैंटिलीवर है। अगर इसकी बात करते हैं बेसिकली, तो यहाँ पर अगर हमने m प्रोवाइड किया, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी उतना ही मिलेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये आता है, तो ये डायरेक्टली वैल्यू पूछी जाती है। मान लो m की जगह उन्होंने 20 दे दिया, तो अगर हम यहाँ पे 20 दे दिया तो हम यहाँ पे कितना ट्रांसफर करेंगे, तो आपको वहां देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में लिखा होगा कि 20
क्लॉकवाइज हमने फोर्स मूवमेंट दिया है, तो फार एंड पे कितना आपको कैरी ओवर मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर कैंटिलीवर का केस होगा तो एंटी क्लॉकवाइज में आप 20 देखेंगे। तो यही हमारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से क्वेश्चन। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता, वो है कैरी ओवर फैक्टर। कैरी ओवर फैक्टर क्या है कि कितना कैरी ओवर मूवमेंट लगा है। ये जो मेरा था ये कैरी ओवर मूवमेंट है, ये मेरे क्या है कैरी ओवर मूवमेंट है अपॉन कैरी ओवर मूवमेंट, कैरी मूवमेंट अपॉन एक्चुअल मूवमेंट जो मैंने दिया है, एक्चुअल मूवमेंट अपॉन में क्या है एक्चुअल। ये याद रखना है, एक तो डायरेक्टली यही डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो कैरी ओवर मूवमेंट अपॉन एक्चुअल मूवमेंट इज कैरी ओवर फैक्टर। तो पहला वाला जो केस था फार एंड फिक्स, उसमें क्या हो जाएगा मेरा, मैंने m/2 सेम डायरेक्शन में दिया है तो ये मेरा क्या वैल्यू हो जाएगी 1/2। वहीं पर अगर दूसरे केस की बात करें जो सिंपली सपोर्टेड था तो उसकी वैल्यू आ जाती है 0। थर्ड केस की बात करें जो मेरा फार एंड कैंटिलीवर, तो ये क्या है कि मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एम दिया, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कैरी ओवर मूवमेंट मेरा माइनस मान लेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना तो ये मेरा आ जाएगा -1। ये इंपॉर्टेंट डाटा है। फार एंड फिक्स होगा तो मेरा कैरी ओवर फैक्टर होगा हाफ, और वहीं पे अगर मैं फार एंड मेरा कैंटिलीवर है तो मेरा वैल्यू हो जाएगी -1, और अगर फार एंड मेरा सिंपली सपोर्टेड है तो मेरी वैल्यू हो जाएगी 0। यहीं पे हमारा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो है कि स्टिफनेस ऑफ बीम। अगर स्टिफनेस ऑफ बीम की बात करें तो फार एंड अगर मेरा फिक्स्ड है तो स्टिफनेस कितना देखने को मिलता है 4EI/L। इंपॉर्टेंट है, 4EI/L स्टिफनेस देखने को मिलेगी। अगर फार एंड मेरा कैंटिलीवर है, अगर फार एंड मेरा सिंपली सपोर्टेड है तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा 3EI/L, 3EI/L, 3EI/L। ये हमारा क्या हो जाएगा, फार एंड अगर कैंटिलीवर है तो मुझे देखने को मिलता है EI/L। EI/L मेरा स्टिफनेस है। ये तीनों ही केस में याद रखना है। तो कैरी ओवर मूवमेंट कितना होता है, कैरी ओवर फैक्टर कितना होता है, और स्टिफनेस क्या होती है, इन तीनों केसेस में इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की, तो बेसिकली एक जॉइंट पे हो सकता है एक जगह आपका सिंपली सपोर्टेड लगा हो, एक साइड आपका इस तरीके से फिक्स लगा हो, एक साइड आपका कुछ और रोलर लगा हो। तो अब इस जॉइंट पे पहली बात तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का सम हमेशा 1 होता है, ये याद रखना है। सम हमेशा 1 होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है, मैंने मान लो इसको नाम दे दिया O, ये हो गया मेरा A, ये हो गया मेरा B और ये हो गया मेरा C। तो मेरा जो मान लो मैंने पूछा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पता करो ओ ए में पता करना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो ओ ए में अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पता करना है मुझे तो मैं नीचे कितना लिखूंगी, नीचे सम ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इन सम ऑफ ऑल द बीम्स। तो सम आएगा मेरा ऑफ ऑल बीम्स, किस चीज का सम आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का। और जिसके बारे में निकालना है, मान लो मुझे इसका निकालना है ओ ए का, तो डीएफ जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है ओ ए का वो हम ऊपर लिखेंगे। इसी के रेशियो को सॉरी स्टिफनेस आना चाहिए यहाँ पर। स्टिफनेस जो है, स्टिफनेस होता है ओ ए का, वो स्टिफनेस ऊपर लिखेंगे और जितने भी बीम है उन सब के स्टिफनेस को सम कर देंगे, वो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप किसी भी ओबी के लिए निकालोगे, ओसी के लिए निकालोगे या ओए के लिए निकालोगे, तो जो मेरा डिनोमिनेटर है वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हमारा सबका सम जो आएगा नीचे स्टिफनेस, सबके स्टिफनेस का सम हमारा डिनोमिनेटर रहने तो वो सेम रहेगा, न्यूमरेटर चेंज होता जाएगा। अगर ओए के लिए निकालना है तो ओए का स्टिफनेस ले लेंगे, ओबी का निकालना है तो न्यूमरेटर में ओबी का स्टिफनेस आ जाएगा, ओसी के लिए निकालना है तो न्यूमरेटर में ओसी का स्टिफनेस आ जाएगा। ये स्टिफनेस की कहानी है। तो कैरी ओवर मूवमेंट, कैरी ओवर फैक्टर, स्टिफनेस और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम चेन के बारे में पढ़ेंगे, जितने टाइप्स ऑफ चेन है उनको जो देखा जाता है। एक होता है हमारा गंटर चेन, एक हो गया हमारा रेवेन्यू चेन, इंजीनियर चेन, और हमारा जो नॉर्मल चेन होती है जिसमें हम अगर इसकी बात करें तो जो हमारा चेन यूज किया जाता है 20 मीटर की, उसमें टॉलरेंस क्या है, 30 मीटर की उसमें टॉलरेंस क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। चेन डिस्कस करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया, तो जैसे कंजुगेट बीम और एक्चुअल बीम होती है तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। एक हो गया मेरा कंजुगेट बीम हो जाता है, और एक तरफ हो जाता है मेरा एक्चुअल बीम, एक तरफ हो जाता है मेरा एक्चुअल बीम। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर मेरा एक्चुअल बीम में फिक्स्ड है तो यहाँ पर मेरा कंजुगेट बीम में क्या बन जाएगा, वो फ्री बन जाएगा। इसी का अपोजिट, अगर मेरा एक्चुअल बीम में फ्री है तो यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, फिक्स्ड बन जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ का जो स्लोप है, यहाँ पे जो हमारा बेसिकली स्लोप है वो हमारा कंजुगेट बीम का शेयर फोर्स देता है। कंजुगेट बीम का जो एक्चुअल बीम में स्लोप है वो हमारा कंजुगेट बीम में शेयर फोर्स देगा। और अगर हम यहाँ पे डिफ्लेक्शन की बात करें, जो एक्चुअल बीम में डिफ्लेक्शन है वो हमें बेंडिंग मूवमेंट देगा। कंजुगेट बीम की जो कंजुगेट बीम है उसका हमें क्या देगा, बेंडिंग मूवमेंट देगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक्चुअल और कंजुगेट है, इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो अगर एक्चुअल की बात की जाए तो अगर हमारा फिक्स्ड एंड है तो उसको मैं फ्री कर दूंगी कंजुगेट बीम बनाने टाइम। अगर हमारा कंजुगेट बीम में फ्री है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अगर सॉरी हमारा एक्चुअल बीम में फ्री है तो वहाँ पर हम कंजुगेट बीम बनाने टाइम में उसको फिक्स्ड कर देंगे। वहीं पे स्लोप जो है हमारे एक्चुअल बीम का वो शेयर फोर्स बताता है, और जो हमारा डिफ्लेक्शन है वो बेंडिंग मूवमेंट बताता है। अब यहाँ पे अगर हम और बात करते हैं तो बेसिकली अगर इंटरनल हिंज है मेरे एक्चुअल बीम में, इंटरनल हिंज है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इंटरनल रोलर। यहाँ पे क्या बन जाएगा, वो इंटरनल रोलर बन जाएगा, इंटरनल रोलर देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पर इंटरनल रोलर है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इंटरनल हिंज बन जाएगा। इंटरनल रोलर है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये
इंटरनल हिंज बन जाएगा। ये इस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन में, इंटरनल हिंज बन जाएगा। सबसे ज्यादा आज तक जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि स्लोप अगर एक्चुअल बीम में है तो वो कंजुगेट बीम में क्या बताता है, शियर फोर्स बताता है, लेकिन हमें सारा डाटा याद होना चाहिए, कुछ भी घुमा के पूछ सकता है। तो ये फिक्स्ड बीम और एक्चुअल बीम के बारे में बात किया गया है। वहीं पर हम टाइप्स ऑफ चेन की बात करें तो चेन सर्वे में हमारे जो टाइप्स ऑफ चेन उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहली जो चेन है वो है मेरी जो है, अगर इसकी बात करें तो ये है गया रेवेन्यू चेन। इसकी बात करें तो रेवेन्यू चेन ये बेसिकली किस सर्वे में यूज किया जाता है, कैडेस्ट्रल सर्वे में यूज किया जाता है। कैडेस्ट्रल सर्वे में करते क्या है, प्रॉपर्टी लाइंस के बारे में, जब प्रॉपर्टी लाइंस का हम सर्वे करते हैं, जब प्रॉपर्टी लाइंस का सर्वे करते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो रेवेन्यू चेन में हमारा क्या है, आपको कैडेस्ट्रल सर्वे की बात देखने को मिलेगी। तो रेवेन्यू चेन में बेसिकली कैडेस्ट्रल सर्वे, रेवेन्यू चेन को कैडेस्ट्रल सर्वे के लिए यूज किया जाता है। इसके बारे में पूछा जाता है कि बेसिकली इसमें कितने लिंक देखने को मिलते हैं, तो 16 लिंक देखने को मिलती है और ये 33 फीट की होती है। बेसिकली अगर इसकी बात करें तो 33 फीट की होती है और 16 लिंक देखने को मिलती है। कैडेस्ट्रल सर्वे में यूज किया जाता है हमारा रेवेन्यू चेन को। वहीं पे दूसरी जो चेन है वो है हमारी इंपॉर्टेंट गंटर्स चेन। गंटर्स चेन अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारा गंटर्स चेन, इसको हम सर्वेयर चेन भी बोलते हैं। तो गंटर्स चेन हो गया, गंटर्स चेन, या फिर हमारी सर्वेयर चेन, सर्वेयर चेन। तो अगर इसकी बात करें बेसिकली सर्वेयर चेन भी बोला जाता है, गंटर्स चेन और सर्वेयर चेन। इसकी बात करें तो यहाँ पे 100 लिंक्स देखने को मिलती है, 100 लिंक्स देखने को मिलती है, 100 लिंक्स देखने को मिलती है। और इसकी जो लेंथ है बेसिकली 100 लिंक्स देखने को मिलती है, इसकी जो लेंथ है वो 66 फीट है, 66 फीट है और 100 लिंक्स देखने को मिलती है। वहीं पे एक होती है इंजीनियर्स चेन, तो इंजीनियर्स 100 में से 100 लेके आते हैं, तो बेसिकली हर चीज 100 है। अगर इंजीनियर चेन की बात करें तो यहाँ पर अगर बात करते हैं इंजीनियर्स चेन की, तो इंजीनियर्स चेन की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, 100 लिंक देखने को मिलेगी और जो उसकी लेंथ हो जाएगी वो क्या है, 100 लिंक्स देखने को मिलेगी, 100 फीट आपको उसकी लेंथ देखने को मिलेगी। और इंपॉर्टेंट है हमारी एक मैट्रिक चेन। अगर इसके बारे में बात की जाए तो मैट्रिक चेन में क्या है कि आपको 1 मीटर में 5 लिंक्स देखने को मिलेंगे, 1 मीटर में 5 लिंक्स देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 20 मीटर में आपको कितने लिंक्स देखने को मिलेंगे, 20 इंटू 5 कर दोगे तो आप 100 लिंक्स। तो अगर 20 मीटर की बात करें, 20 मीटर की जो हमारी चेन होगी वो उसमें कितने लिंक्स देखने को मिलेंगे, 100 लिंक्स देखने को मिलेंगे। 30 मीटर की बात करेंगे तो 150 लिंक्स देखने को मिलेंगे। यहाँ से इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि टॉलरेंस लिमिट क्या है। अगर 5 मीटर की चेन है, 5 मीटर की चेन है, तो उसकी जो टॉलरेंस लिमिट है वो हमारी 3 mm देखने को मिलेगी, प्लस माइनस 3 mm। अगर हमारी 20 मीटर की चेन है तो उसमें हमें देखने को मिलता है प्लस माइनस 5 mm। और 30 मीटर की चेन है तो उसमें देखने को मिलेगा प्लस माइनस 8 mm। तो यहाँ पे फटाफट से लिख लेते हैं। तो चेन जो हमारी है, चेन कौन सी, मैट्रिक वाली, मैट्रिक वाली जो चेन है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है हमारा कि 1 मीटर में मुझे 5 लिंक्स देखने को मिलती है, 5 लिंक्स देखने को मिलती है। तो अब हम इससे यहाँ से 5 मीटर का भी निकाल सकते हैं, हम 20 मीटर का भी निकाल सकते हैं और 30 मीटर का भी निकाल सकते हैं, 30 मीटर का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कितना देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें 25 लिंक्स देखने को मिलेगी, यहाँ पर हमें 100 लिंक्स देखने को मिलेगी, 150 लिंक्स हमें यहाँ देखने को मिलेगी। अब इसके टॉलरेंस लिमिट की बात करें तो प्लस माइनस 3 mm देखने को मिलती है टॉलरेंस लिमिट, प्लस माइनस 5 mm देखने को मिलती है इसकी टॉलरेंस लिमिट, प्लस माइनस 8 mm देखने को मिलती है इसकी टॉलरेंस लिमिट। ये सब इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि क्विक रिवाइज करने की कोशिश की गई है। किस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम क्विक रिवीजन करें, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आएगा वीडियो देख के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।